नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आई है संसद में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। ये विधेयक है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। इस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। सरकार ने जो व्यवस्था की है, इस बिल के जरिए जो व्यवस्था करने जा रही है कहना चाहिए, उसमें ये कहा गया है कि एक सर्च कमेटी होगी, एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सर्च कमेटी 5 लोगों के नाम सुझाएगी और सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में सबसे बड़े दल के नेता और एक मंत्री सरकार का, केंद्र सरकार का, जिसको प्रधानमंत्री नामित करेंगे। ये 3 सदस्यों की कमेटी तय करेगी। और आपको याद होगा कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। वो एक उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। 75 साल से किसी भी सरकार ने कभी इस बारे में कोई कानून बनाने के बारे में नहीं सोचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है। ये केवल सरकार के, उन्होंने कहा कि केवल सरकार के हवाले होने से उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछ नहीं पाया। पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस था इस बात के लिए कि अगर एग्जीक्यूटिव इस पावर को एक्सरसाइज करती है तो उसकी वजह से चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं वो संदेह के घेरे में हैं, या फिर उनकी वजह से चुनाव आयोग के कामकाज पर असर पड़ा है। बल्कि दरअसल इन नियुक्तियों से चुनाव आयोग ज़्यादा मजबूत उत्तरोत्तर होता गया है। और ये सब नियुक्तियाँ, वो चाहे TN सेशन की हो या उसके बाद या उसके पहले के, SL शक्धर से शुरू कीजिए। SL शक्धर ही थे जिन्होंने गढ़वाल का बाई इलेक्शन जो है रद्द किया था, जो हेमवती नंदन बहुगुणा लड़ रहे थे, जिसको इंदिरा गांधी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। इंदिरा गांधी उस लोकसभा उपचुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गई थी। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं जाते। कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्री वहां अपना सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर कैंप कर रहे थे गढ़वाल में। वहां धांधली हुई इसके बावजूद, और उस इलेक्शन को SL शक्धर ने काउंटर मांड किया था। दोबारा इलेक्शन हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा जीत गए। तो ये पृष्ठभूमि है, और तो किसी ने इसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी। मुझे सबसे हास्यास्पद लगता है कांग्रेस पार्टी का विरोध, जो 75 साल में से 55 साल सत्ता में रही। इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। ये व्यवस्था चली आ रही थी, कांग्रेस को कोई एतराज़ नहीं था। बीजेपी के सत्ता में आते ही, खासतौर से नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से, उनको हर तरह का एतराज़ होने लगा। हर व्यवस्था में खराबी दिखाई देने लगी जहां प्रधानमंत्री को अधिकार हो किसी नियुक्ति का या कोई फैसला लेने का। तो उनके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी की नियुक्ति का, कोई फैसला लेने का। अगर प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है तो उसमें और इतने लोग शामिल किए जाएं कि प्रधानमंत्री के अधिकार को जो है डाइल्यूट किया जा सके, उनकी ताकत को डाइल्यूट किया जा सके। ये सीधे सीधे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करने की, उसकी शक्तियों को अंडरमाइन करने की कोशिश है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री रेकमेंड करते थे, एक सर्च कमेटी पहले भी होती थी, वो नाम सुझाती थी, और प्रधानमंत्री जो है उनमें से किसी एक नाम को जो है वो राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज देते थे और नियुक्ति हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को संसद से इसके बारे में कानून बनाना चाहिए, और जब तक सरकार संसद से कानून नहीं बनाती है तब तक एक अस्थायी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की कि 3 मेंबर कमेटी होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा। ये
3 लोगों की कमेटी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कमेटी तभी तक ये व्यवस्था जारी रहेगी जब तक कि सरकार कोई संसद से कानून नहीं बनाती है। तो बहुत स्पष्ट था इस फैसले में कि सरकार कानून बनाए, जब तक कानून नहीं बनाती है तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। उसके बाद कानून बनाकर सरकार कानून बनाकर क्या किस तरह की सिलेक्शन कमेटी बनाती है, कैसी सर्च कमेटी बनाती है, ये सब सरकार पर और संसद पर। संसद से पास कानून जो है वो देश का कानून बनेगा। लेकिन कांग्रेस को और भाजपा के विरोधियों को ऐतराज़ इस बात पर है, मुद्दा ये बना जा रहा है कि सीजेआई को निकाल दिया कमेटी से। सीजेआई कमेटी में रहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का कभी इरादा नहीं था। जो 5 जजेस की संविधान पीठ थी उसने एक अस्थायी व्यवस्था की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पहले से प्रीएम्प्ट करें कि कौन कौन होगा, ये बताएं। इसकी बजाय उन्होंने दो बातें तो स्पष्ट कर दी कि प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष के नेता की इसमें से होनी चाहिए, उसकी भी राय आनी चाहिए। अब जो विधेयक लेकर आ रही है सरकार, उसके आने के बाद व्यवस्था कैसी होगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक सर्च कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। उसमें 2 और अधिकारी होंगे जो कम से कम सचिव स्तर के होंगे, यानी सेक्रेटरी लेवल से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। ये सर्च कमेटी 5 नामों का चयन करेगी और इन 5 नामों के पैनल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल के पास भेज देगी। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो चयन समिति है उसमें जैसा मैंने बताया कि 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री खुद, दूसरे विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता, और तीसरा जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। अब आप देखिए कि कोई जो बदलाव हुआ है वो पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर हुआ। क्या नई चीज़ हुई है? सबसे नई चीज़ ये हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में विपक्ष की राय, विपक्ष की सलाह ये शामिल हो गई, जो पिछले 75 साल में कभी नहीं हुई। अब इस बदलाव को विपक्ष जो है नाकाफ़ी मान रहा है, जो उसने अपने समय में नहीं किया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक चिट्ठी लेकर आए हैं 2012 की, लालकृष्ण आडवाणी की। जब वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर थे तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि ये कमेटी बननी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बने। उसमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसी तरह का उन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने उनकी उस चिट्ठी पर कुछ भी नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, और आज वो चिट्ठी बीजेपी को दिखाई जा रही है। अब इस बात को समझिए, जब सत्ता में थे, जब कर सकते थे, तब नहीं किया। अब जब सत्ता से बाहर है और दूसरा कोई कर रहा है तो उस पर एतराज़ है। दूसरी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन की व्यवस्था संसद से मंजूर व्यवस्था के तहत होगी, जो इससे पहले नहीं थी। तीसरी बात, सरकार ने प्रेसिडेंस का ऑर्डर भी बदल दिया है। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त प्रेसिडेंस ऑर्डर में 9वें नंबर पर आते थे, अब वो 11वें नंबर पर आएंगे। क्यों? क्योंकि तब उनको माना जाता था सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष, अब उनको कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष माना जाएगा। असल में इस विधेयक में पेच यहाँ पर है। कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष माना जाने का मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी स्तर के लोगों को चुनाव संबंधी तैयारी के संबंध में अपने दफ्तर में नहीं बुला सकता, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। एक बात। दूसरा पेच जो है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष अगर नहीं होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष होंगे, तो इसका मतलब है कि उनको हटाने का जो प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज का था पहले वही होता, यानी महाभियोग लाकर तभी उनको हटाया जा सकता था। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष होने का मतलब है कि उनको हटाया जा सकता है। ये व्यवस्था क्यों की गई? अब इस पर सवाल विपक्ष उठा सकता है, जो कि नहीं उठा रहा है कि ये व्यवस्था क्यों की गई।
अब विपक्ष कहेगा कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है, सेंट्रलाइज करना चाहती है। ये आरोप उसका सही हो सकता है, मतलब वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोग हो जाए, वो बागी हो जाए, व्यवस्था के खिलाफ चला जाए, तब क्या हो। 2 ऐसे मामले आ चुके हैं। एक, इसी सरकार के कार्यकाल में एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाना पड़ा सरकार को, जिनका रवैया जो था वो सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ था। वो एक तरह से सिस्टम को सैबोटेज करने का था, लेकिन उनको हटा नहीं सकते थे। उसके लिए महाभियोग लाना पड़ता, संसद में लाना पड़ता, तो बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। उसमें कौन साथ देता, कौन साथ नहीं देता, तो उनको जो है चुपचाप धीरे से एक समझौते के तहत एक बड़ा पद देकर, इंटरनेशनल संस्था में, उनका नाम नहीं लूँगा, पद देकर उनको भेज दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। दूसरा मुद्दा आया था, जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी, वो क्यों लिखी थी। वो मुद्दा आया था 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया नवीन चावला को कांग्रेस की सरकार ने। नवीन चावला की ख्याति ये है कि उन्होंने मदर टेरेसा पे किताब लिखी थी, गांधी परिवार के निहायत करीबी है। शाह कमीशन जो इमरजेंसी की ज्यादतियों के लिए बना, की जांच के लिए बना था, उसमें नवीन चावला का नाम था। बीजेपी ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाना चाहिए, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो गांधी परिवार के करीबी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय कुछ नहीं सुना, उनको बनाया गया। वो 2009 से जो है 2010 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। तो इन 2 मामलों को देखते हुए सरकार को, मुझे ऐसा लगता है, सरकार ने हालांकि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वो विधेयक आएगा, संसद में बहस होगी, उस दौरान आएगा, कि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए किया गया है। तो एक तरह से जो इम्यूनिटी थी, आप कहें, उनको हटाने को लेकर, वो ख़त्म कर दी गई। ये फ़र्क हुआ है, और ये बड़ा फ़र्क है। सरकार ने पिछले काफ़ी सालों से अदालतें, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव की पावर को हड़पने का या उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। उसको रोकने की कोशिश है कि एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो इलेक्टेड है, जनता से चुनकर आता है। और आपको बता दें कि संविधान सभा में इस पर बड़ी लंबी बहस हुई थी, जजेस की, खासतौर से चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर। और ये कई लोगों का मानना था कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए, कि नियुक्ति में जिसको वो कह दें उनका वीटो चलेगा, उसको फिर बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत तीखा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वीटो पावर देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक जज को वीटो पावर देने के लिए तैयार हैं। आप ये मानकर चल रहे हैं कि उसमें कोई राग, द्वेष, कमी, कोई ईर्ष्या, कोई दूसरी कमज़ोरी नहीं होगी, वो पक्षपात नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आप पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन आज एक तरह से वही हो रहा है। कोलिजियम सिस्टम, चीफ जस्टिस का नहीं, कोलिजियम का वीटो चलता है। सरकार की इसमें कोई से नहीं है। जो सरकार 1993 तक चीफ जस्टिस से लेकर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति करती रही, उन नियुक्तियों में क्या खामी थी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। केवल ये कहा कि इसमें सरकार का जो है वो दखल नहीं होना चाहिए। सरकार जैसे कोई छूत की बीमारी हो कि उसको हर चीज़ से अलग रखा जाना चाहिए। जो चुना हुआ है, जिसका संसद में बहुमत है, जिसको लोगों ने जनादेश देकर चुना है सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, उसी को इससे अलग रखने की कोशिश हो रही। और ख़ास तौर से पिछले 9 साल में, क्योंकि जो जनादेश है, जो मैंडेट है, उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि इस सरकार को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और इस प्रधानमंत्री को तो कतई नहीं होना चाहिए। तो जो कांग्रेस पार्टी अपने 55 साल के राज में, जिसको कभी इसमें कुछ गलत नहीं लगा कि प्रधानमंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करें, उसको अब जो है इसमें बहुत खामी नज़र आ रही है। तो सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है, उसमें व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था थी,
उससे बेहतर है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके अनुसार है और इसको संसद का मैंडेट मिलेगा जब ये पास हो जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ये विधेयक इस सत्र में नहीं पास होगा, क्योंकि आज संसद के कामकाज का आखिरी दिन है और शुक्रवार है। शुक्रवार को 2 बजे से प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस होता है, इसलिए कोई सरकारी कामकाज हो नहीं सकता। उससे पहले हो जाएगा और बहस हो जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसलिए जो है ज़्यादा उम्मीद ये है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ये विधेयक आएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो संसद की उस समय कार्यवाही चल रही है और चर्चा का मुद्दा जो है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की जो सस्पेंशन है, जिस तरह से अभद्र भाषा का, बहुत ही निम्न किस्म की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किया, सदन के अंदर किया, नेता प्रतिपक्ष होते हुए, मतलब सबसे बड़ी पार्टी का नेता होते हुए किया, उसकी वजह से उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया कल और कहा गया कि इनके इस आचरण को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए, प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक इनको सदन से सस्पेंड रखा जाए। तो ज़्यादा उम्मीद क्या, मतलब लगभग तय है कि ये विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में ही पास होगा, उसके बाद ही ये कानून बनेगा। क्योंकि अगली जो नियुक्ति होनी है वो एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं फरवरी 2024 में, तो सरकार को कोई बहुत जल्दी भी नहीं है। तो ये व्यवस्था उस रिक्ति के इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली होने के बाद नियुक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले कानून संसद के शीतकालीन सत्र में बन जाएगा, उसी नए कानून के तहत नियुक्ति होगी। अब ये देखना है कि विपक्ष जो है इसको कितनी दूर तक और कितने समय तक ले जाता है। जाहिर है कि इसको चुनौती दी जाएगी, अभी तो नहीं दी जा सकती। जब संसद से कानून पास हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इसको चुनौती दी जाएगी, तो देखेंगे तब क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।